नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है 2020 के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो जानते हैं कि कितनी पोस्ट हैं, क्या वैकेंसी है, क्या पे स्केल है हर पोस्ट का, एज लिमिट क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फ़ी क्या है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि ये नोटिफिकेशन का पेज है, इसमें साफ साफ दिया है कि एग्ज़ाम जो है कौन करा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ठीक है। ये मिनिस्ट्री के अंडर एसएससी संस्था आती है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो वेबसाइट है कमीशन की वो क्या है, ssc.nse.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020, ठीक है ना। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम तो होगा 2021 में, लेकिन ये 2020 वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, क्योंकि किसी वजह से एग्ज़ाम डिले हो गया था। तो ये दे रखे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें याद रखनी है भाई। जो फॉर्म भरने की स्टार्ट है डेट, वो है 29/12/2020, 29/12 को एग्ज़ाम का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक भर सकते हैं आप, 31/1/2021 तक। बात समझ में आई। लास्ट डेट जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, वो 31 जनवरी 2021 ही है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है वो आप कर सकते हो 2 फरवरी तक। अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है तो आप 4 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो उसमें टायर हैं मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, ये कौन सा जो चरण है, कौन सा टायर है, वो कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इसमें एक डेट और दी गई है कि जो टायर 1 का एग्ज़ाम है, जो टायर 1 मतलब जो पहला चरण है, प्रथम चरण जो है, उसका डेट आ गया है 29 मई 2021 से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं दोस्तों, और 7 जून तक चलेंगे ये, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है कि आपके पास लगभग 5 महीने हैं इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी कोट दे रखी है इसमें, अगर आप जो है इस चीज़ को याद रख लें तो अच्छा है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर encouraged टू अप्लाई। मतलब गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि जो जेंडर बैलेंस रहे और वुमेन कैंडिडेट को encourage किया जाता है अप्लाई करने के लिए। इसलिए जो है इस एग्ज़ाम की जो फ़ी है ना, वुमेन के लिए वो फ्री रखी गई है, कोई फ़ी नहीं ले रहे वुमेन जो हैं उनसे। चलिए और देखते हैं आगे, किस किस पोस्ट पर ये एग्ज़ाम होगा, किस किस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम होगा वो जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी संस्था जो है वो कराती है एग्ज़ाम ग्रेड ए के लिए, ए ग्रुप के लिए एग्ज़ाम कराती है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरएएस और भी जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। तो जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनके नीचे जो काम करते हैं वो ग्रुप बी या ग्रुप सी के ऑफिसर्स होते हैं। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर्स के लिए जो एग्ज़ाम कराती है संस्था वो है एसएससी, ऑफ सिलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों, फिलिंग अप वेजेस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब में काम करने वाले जो ग्रुप बी ग्रुप सी के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कौन कराता है, एसएससी कराता है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है वो देख लेते हैं भाई। पहला मैंने डाला है इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट है, तो इसके लिए होता है एग्ज़ाम। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, किस किस चीज़ के इंस्पेक्टर, एक्साइज के, इनकम टैक्स में, प्रिवेंटिव ऑफिस जो होते हैं कस्टम के, एग्जामिनर जो होते हैं कस्टम के, या पोस्ट इंडिया जो इंडियन पोस्ट होती है उसमें, या नारकोटिक्स में, इन सब में जो है जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर जो बनते हैं वो भी इसी के थ्रू बनते हैं। या फिर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है, इस पोस्ट के लिए भी एसएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है। या फिर सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अलावा असिस्टेंट बनना है मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, तो भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके लिए भी जो है सब इंस्पेक्टर बनना है इसमें, तो भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। या जेएसओ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है ये, तो इसके लिए भी आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। या फिर ऑडिटर बनना है आपको कैग के अंदर, सीजीए के अंदर, या अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, तो भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या इसके अलावा यूडीसी मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में बनना है तो भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। तो इतनी सारी पोस्ट होती हैं जिन सब के लिए एग्ज़ाम होता है। बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बात वैकेंसी की, कितनी वैकेंसी रिलीज़ की गई है इस फॉर्म के अंदर। तो दोस्तों जो ग्रुप बी गजेटेड है, ये कौन सी पोस्ट होती है, जो मैंने बताया आपको डबल AO की पोस्ट है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसको बोलते हैं हम ग्रुप बी गजेटेड, मतलब कि उनको अथॉरिटी या साइनिंग अथॉरिटी होती है उनको, ठीक है ना। ये पोस्ट जो है वो 4800 ग्रेड पे की होती है, लेवल 8 की पोस्ट है ये। तो उसमें 250 वैकेंसी इस बार रिलीज़ करी गई हैं। ग्रुप बी नॉन गजेटेड, मतलब कि जो और इंस्पेक्टर वाली पोस्ट थी इसमें जाएंगे आप, तो इस जो ये था इसमें जो है, जो ये पहला वाला है ना कॉलम, जो फर्स्ट है, सॉरी, जो इसमें ये फर्स्ट वाला मैंने बताया आपको डबल AO की पोस्ट है, ये तो 4800 ग्रेड पे की है, लेवल 8 बोलते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है, ये वाला सारी पोस्ट है, ये है 4600 की, ठीक है। ये भी ग्रुप बी है, ये भी ग्रुप बी, लेकिन ये ग्रुप बी जो है ये गजेटेड पोस्ट है, ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद जो ये वाली पोस्ट मैंने लिखी है ये है 4200 की, ठीक है। लेवल कम होता रहेगा, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, इस टाइप से। फिर उसके बाद ये लेवल 5 की जॉब है, ठीक है, ये है 2800 की, ठीक है, ग्रेड पे। और जो सबसे लास्ट में लिखी है UDC टैक्स असिस्टेंट, ये सब पोस्ट जो है ये है लेवल 4 की, मतलब 2400 की। तो बात समझ में आई। तो 4 4 5 6 7 8, तो मतलब कुल मिला के 5 लेवल वाली पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है ये। तो दोस्तों सिमिलरली जो है वैकेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट निकली हैं। ग्रुप बी की जो गजेटेड पोस्ट है वो 250 है, नॉन गजेटेड की 3513 है, ग्रुप सी की 2743 है। तो कुल मिला के जो वैकेंसी हैं वो अभी जो निकली हैं वो 6506 है, जो अभी निकाली गई है वैकेंसी। बहुत ही कम वैकेंसी है। अगर हम बात करें 2014 की, 2014 की बात करते हैं, तो जो है इस साल में वैकेंसी लगभग 15,000 आई थी। तो आप देख सकते हो इसके मुकाबले कितनी कम वैकेंसी निकाली है इस बार गवर्नमेंट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पे स्केल मैंने बताया कि जो है ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये 5 लेवल को भरने के लिए हो रहा है। तो हर लेवल का मैंने बता दिया पे कहाँ से आपका स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा सकता है। तो लेवल 4 जो आपका UDC या फिर टैक्स असिस्टेंट है 25,500 बेसिक पे है। ये बेसिक पे होता है, इसमें आपका TA और DA भी ऐड होता है। उसके बाद जो सैलरी जो आती है वो बन के फाइनल आती है, लेकिन ये इतना बेसिक पे है। तो बेसिक पे जो स्टार्ट होगा लेवल 4 का वो 25,500 से होगा। लेवल 5 का जो है 29,200 से होगा। लेवल 6 का 35,000, यहाँ पर गलती कर दी, 35,400 से होगा, है ना, एक ज़ीरो और आएगी यहाँ पर। सिमिलरली लेवल 7 जो होगा वो 44,900 से होगा, और लेवल 8 जो होगा 47,600 से स्टार्ट होगा सैलरी आपकी। तो इतना डिफरेंस होता है सैलरी के अंदर, डिफरेंट लेवल में कितना डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अगर हम बात करें ग्रेड पे की, तो जो लेवल 8 होता है वो है 4800 ग्रेड पे, जो लेवल 7 होता है वो 4600 ग्रेड पे होता है, लेवल 6 जो होता है वो 4200 होता है, और लेवल 5 जो होता है वो 2800 ग्रेड पे होता है, और लेवल 4 जो होता है वो 2400 ग्रेड पे होता है। इस टाइप से ग्रेड पे 6th पे कमीशन में ग्रेड पे होते थे, और 7th पे कमीशन में लेवल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि आप, मतलब जो है कितनी आपको होनी चाहिए नॉलेज इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। तो भाई अगर बात करें डबल AO की, तो डबल AO में आपको, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, प्लस अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है तो ये डिज़ायरेबल है, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको होना चाहिए, इसके अलावा ये डिज़ायरेबल है कि इतना भी आपको होना चाहिए, हो तो अच्छा है आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन। JSO जो है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास जो है अगर वो ग्रेजुएट हैं तो अच्छा है, प्लस मैथ्स जो है 12th में उनके पास होनी ही चाहिए, मैथ्स जो है 12th में होना ही चाहिए उनके पास। तो JSO के लिए अगर आपके पास है ग्रेजुएशन तो अच्छी बात है, इसके अलावा मैथ्स तो 12th में होना चाहिए, या फिर आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा हो स्टैटिस्टिक्स के साथ, मतलब कि आपके जो ग्रेजुएशन में है उसमें एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स का भी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो और पोस्ट बचती हैं उन सब के लिए केवल क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। यू शुड बी ग्रेजुएट, देन यू कैन ईजिली फिल दिस फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, भाई 18 साल से लेकर 32 साल तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट है, वो मैं डाल दूंगा बाद में एक वीडियो और कीजिए किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है। लेकिन ध्यान रखिए, जो फ्रेशर्स हैं, मतलब 18 साल की उम्र से लेकर 32 साल तक के बच्चों के लिए कोई ना कोई एक पोस्ट ज़रूर है इस फॉर्म के अंदर। तो ध्यान रखिए, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया है। आपके माइंड में बस होना चाहिए कि मुझे एक जॉब निकालनी है। तो 18, अगर आपकी एज 18 हो चुकी है और अगर आपकी एज 32 नहीं हुई है अभी, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम और डिफरेंट एज है, ठीक है। चलिए
भाई सर्विस लाइबिलिटी क्या है, इंडिया में एग्ज़ाम हो रहा है तो मतलब इंडिया में आपको कहीं भी ये पोस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो माइंड में रखिए कि जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो देन यू विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। जैसा भी आपकी रैंक आती है, आपके मार्क्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कैडर मिलेगा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कैडर हो गया या फिर कर्नाटक कैडर हो गया, और उस कैडर में उसी स्टेट में आपको काम करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं आखिर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए 4 टायर हैं, 4 स्टेज होते हैं। टायर 1, टायर मतलब कि स्टेजेस, 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज और 4th स्टेज, 4 स्टेज में एग्ज़ाम होता है ये। जो आपकी पहली 2 स्टेज हैं, टायर 1 और टायर 2, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम मतलब कि 100 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और 200 मार्क्स के होंगे, जो फर्स्ट टायर है। जो सेकंड टायर है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और एक मैथ्स का होता है, और 200 मार्क्स का हर एक पेपर होता है। इसके अलावा होने को 4 पेपर होते हैं, लेकिन जो 2 पेपर और बचे हुए हैं, एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स का और एक होता है आपका फिनेंस एंड अकाउंट का। वो उन बच्चों के लिए होता है जो डबल AO पोस्ट के लिए और JSO पोस्ट के लिए जाते हैं। JSO पोस्ट के लिए आपको फॉर्म एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स का एक 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और अगर आप डबल AO एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक पेपर और देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का नहीं देना पड़ेगा डबल AO वालों को, स्टैटिस्टिक्स का देना पड़ेगा JSO वालों को। ठीक है, और जो डबल AO का फॉर्म भर रहे हैं उनको देने पड़ेंगे 3 पेपर, इंग्लिश मैथ्स का देना पड़ेगा, साथ में फिनेंस एंड अकाउंट्स का होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, वो पेपर भी देना पड़ेगा। और सब पोस्ट के लिए 2 पेपर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, इंग्लिश और मैथ्स के। हर पेपर 200 नंबर का होता है, इंग्लिश का भी 200 मार्क्स का होता है और मैथ्स का भी 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंग्लिश में जो है 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और मैथ्स में होते हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। बात समझ में आई है। जो टायर 3 है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स का होता है, लिखना पड़ता है आपको। इसमें ऐसे वगैरह पूछते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको सिलेबस क्या है इसका। तो ये 100 मार्क्स का होता है। और उसके बाद है टायर 4, ये होता है क्वालिफाइंग। ठीक है, CPT और डेस्ट, ये 2 एग्ज़ाम होते हैं, ये क्वालिफाइंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस क्या है भाई, अगर हम देखें सिलेबस को, तो टायर 1 जो फर्स्ट स्टेज है उसमें 4 पेपर पूछते हैं। रीजनिंग होती है, GA होती है, क्वांट होती है और इंग्लिश होती है। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 25-25 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स की होती है। मतलब कि पूरे पेपर की वैल्यू जो है वो 200 मार्क्स की होती है। 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम मिलता है आपको 1 आवर का, ध्यान रखिए, 1 घंटे में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और जो 200 मार्क्स के होते हैं। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली टायर 2 की बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे पीछे, आपको 4 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, स्टैट्स और फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। भाई मैथ्स और इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन एग्जाम हो गया। मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे में करने पड़ेंगे। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे में करने पड़ेंगे। स्टैट्स में वहीं जो है ये स्टैट्स होता है, अगर आप JSO का फॉर्म भरे तो आपको स्टैट्स देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे जो करने पड़ेंगे आपको 2 घंटे में, और फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे जो आप करने पड़ेंगे आपको 2 घंटे के अंदर। ठीक है ना। ये फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स वो बच्चे भरेंगे देंगे एग्ज़ाम जो कि डबल AO क्वालिफाई करते हैं। बात समझ में आई। इसके बाद टायर 3 का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें ऐसे पूछेंगे आपसे, प्रिसाइज राइटिंग करा सकते हैं, कोई देते पैसेज और उसके शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो उसका जो सारांश है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा लेटर जो है या एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं आपको। ये पूरा मिला के 100 नंबर का आता है, और 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलता है टाइम। इसके अलावा टायर 4 होता है CPT, मतलब कि जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डेस्ट, DEST, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। भाई CPT में क्या होता है कि जो MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सब पे चेक करते हैं कि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है, और डेस्ट के अंदर चेक करते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है। तो दोनों ही एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि टायर 4 जो है वो क्वालिफाइंग होता है, बाकी 3 के मार्क्स हम जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए कैसे अप्लाई करना है तुझे। अगर आप इस जाएंगे वेबसाइट पर ssc.nic.in, तो यहाँ पर दे रखा होता है रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम दे रखा है, तो वहाँ पर जो आप जाके करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तुझे आपका जो पहले आपने डिटेल्स भर रखी होंगी वही आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। और अगर आप नए हैं तो आपको दोबारा पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कैसे फॉर्म फिल होगा इसके बारे में मैं वीडियो डाल दूँगा, दिखा दूँगा पूरा आपको कि जो क्या प्रोसेस है पूरा फॉर्म भरने का, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो फॉर्म भरते टाइम। तो वैसे ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, इस पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। अब जान लेते हैं कि जो डेट्स कौन कौन सी हमें याद रखनी है, जो हमें माइंड में रहनी चाहिए। भाई ये एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना 29/12/2020 से, ध्यान रखने वाली बात है।
और लास्ट डेट है मैंने सबमिट और फ़ी की वैसे तो जो है 2 फरवरी था, मैंने 31 ही कर दिया है, जिससे कि आप टाइमली फॉर्म को भर दें। तो माइंड में रखिए कि जो 31 जनवरी ही लास्ट डेट है सबमिट करने की फ़ीस को, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 का वो 29 मई से स्टार्ट होगा और 7 जून तक चलेगा। टायर 2, टायर 3, टायर 4 की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये टायर 1 की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं, इसको माइंड में रखिए। चलिए बात कर लेते हैं कितनी फ़ीस है। तो अगर हम बात करें SC ST PWD मतलब कि जो है जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो फीमेल जो हैं उन या एक्स सर्विस मैन हैं, इन सब के लिए जो फ़ीस है वो कोई फ़ी नहीं है। बात समझ में आई है, इन सब के लिए कोई फ़ी नहीं रखी गई है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ी है वो 100 रुपये है। बात समझ में आई है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर हमें तैयारी कैसे करनी है। तो भाई हमने जैसे देखा पूरे पेपर में मेन जो है मैथ्स और इंग्लिश है। अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश की ही, तो मैथ्स भाई पहले पेपर में जो है 50 नंबर की है, दूसरे में 200 नंबर की है, तो 250 मार्क्स तो हो गए मैथ्स के। बात करें इंग्लिश की, पहले पेपर में 50 नंबर की, दूसरे में 200 नंबर की और डिस्क्रिप्टिव में 100 नंबर की, मतलब कि जो है 350 नंबर इसके हो गए। तो कुल मिला के 600 मार्क्स तो इंग्लिश के ही होते हैं। बात समझ में आई। तो इसलिए मैथ्स और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप जो है RS अग्रवाल की बुक होती है वो लगाइए, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं वो लगा लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगा लीजिए। इस अगर आप ये कर लेते हैं, इसके बाद जब सोचिए कीजिए कि मुझे और एक्स्ट्रा क्या करना है। सिमिलरली इंग्लिश के लिए अगर आपके पास बुक है SP बख्शी की वो लगा लीजिए, प्रिंथ टू पैरामाउंट आती है नीतू मैम की वो लगा लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लीजिए। उसके बाद सोचिए क्या करना है अगर आपका ये हो जाता है तो। रीजनिंग के लिए सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगाइए। यहाँ पर एक सेक्शन छूट गया है GS का, जो फर्स्ट पेपर में पूछते हैं। GS के लिए आप क्या करिए, लूसेंट की बुक आती है GK की, लूसेंट GK की आप बुक पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स को आप तैयार रखिए अपना, तो आराम से जो ये वाला पार्ट है आपका हो जाएगा। फिनेंस के लिए जो इंटरमीडिएट में 10+2 में जो बुक्स होती हैं फिनेंस की वो आप पढ़ सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहे हैं, और वैसे ही जो है गूगल करके आप जो सिलेबस दे रखा है वो आप तैयार कर सकते हैं। सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है इसका वो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, वो डाल दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करना है मेनली। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए भाई NCERT और जो पेपर आए हैं पहले इस एग्ज़ाम के लिए वो पेपर देख लीजिए और NCERT पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने वीडियो बना रखी हैं पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK कैसे तैयार करनी है, आप वो वीडियोज़ देखेंगे जाके तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर ये तैयारी कैसे होती है एग्ज़ाम की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आज आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि बताने के लिए बहुत चीज़ें थी, टाइम कम था, तो इसलिए वीडियो लंबी बन गई है हमारी। लेकिन जो बताया गया अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। फॉर्म कैसे भरना है, कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, और तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास केवल 5 महीने हैं और इतने टाइम में आपको ये 4 स्टेज क्लियर भी करनी है। तो तैयारी करने के लिए टाइम कम है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। अगर अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।